हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 7 है फंडामेंटल राइट, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन पार्ट 1। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम जो डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट, उसको तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आज हम जो हमारा लेक्चर 7.20 है उसमें हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एज अ टेस्ट एंड एज अ रिवीजन। उसके बाद हम आज जो 26 नवंबर है, हर साल 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके बारे में भी एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन डे से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो एबॉलिश द अनटचेबिलिटी है वो किस आर्टिकल के अंदर बात रखी गई है। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें, भारत के किस संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा लेख अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है, यानी कि एबॉलिश ऑफ द अनटचेबिलिटी की बात रखता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी है आर्टिकल 16, ऑप्शन सी है आर्टिकल 17, ऑप्शन डी है आर्टिकल 18। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 17। अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 किस बारे में बात करता है, तो एबॉलिश द अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस की बात करता है। अगर हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड, तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी देखने को मिलता है। उसी में आर्टिकल 17 किस बारे में बात करता है, तो अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम 17 की बात करें तो इसमें जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविंशंस ऑफ इट्स प्रैक्टिस जैसी बातें आर्टिकल 17 में रखी गई है, यानी कि अपृष्ठता का जो उन्मूलन और उसके अभ्यास का निषेध हमारा आर्टिकल 17 करता है। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि यानी कि लॉ, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने क्या है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा और सबको समान समझा जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि प्रोविंशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 में बात रखी गई, यानी कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी पर भी भेदभाव करना निषेध आर्टिकल 15 के अंदर रखा गया है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितने भी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जितने भी जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है उसमें सबको इक्वल अवसर, यानी कि सबको सामान्य अवसर दिया जाएगा। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशन ऑफ द टाइटल, यानी कि जो भी एक्सपर्ट जैसे मिलिट्री टाइटल्स हो गई या एकेडमिक टाइटल है उसके एबोलिशन की बात आर्टिकल 18 में रखी गई है। ये सब हमने ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस कर रखा है, वो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19, यानी कि आर्टिकल 19 के अंदर टोटल कितने और फ्रीडम की बात रखी गई है, आजादी से रिलेटेड गारंटी की बात रखी गई है आर्टिकल 19 के अंदर। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 6। अगर हम आर्टिकल 19 में बात करें तो आर्टिकल 19 में 6 तरीके की जो स्वतंत्रता है उसकी गारंटी की बात रखी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला है फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सभा बुलाने की स्वतंत्रता, तीसरा संघ बिठाने की स्वतंत्रता, फिर आंदोलन पीसफुल मूवमेंट करने की, यानी कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने का, और निवास और पेशा करने का। ये 6 तरीके के अधिकार हमें आर्टिकल 19 के अंदर देखने को मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में रखा गया है। ऑप्शन ए है पार्ट सेकंड, ऑप्शन बी है पार्ट थर्ड, ऑप्शन सी है पार्ट फोर्थ, ऑप्शन डी है पार्ट फोर्थ ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्ट थर्ड में क्या रखा गया, हमारे फंडामेंटल राइट को रखा गया जो कि 12 से लेकर के 35 तक माने जाते हैं। अगर हम अपने फंडामेंटल राइट की बात करें तो 12 से लेकर के कहाँ तक माने जाते हैं, 35 तक माने जाते हैं, जिसमें 12-13 में क्या रखा गया है, तो स्टेट से, यानी कि स्टेट सब की डिफिनेशन रखी गई है। और उसके बाद अगर हम 33, 34 और 35 ये 3 राइट्स किसके बारे में बात करता है, तो रिवेलिएशन ऑफ आर्म्स के बारे में बात करता है।
जैसे कि अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए की किससे लिया गया है, तो बिल ऑफ राइट से लिया गया है, जो कि 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है उसको दूसरा किस नाम से जाना गया है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट को और किस नाम से डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो मैग्ना कार्टा के नाम से किया गया है। यानी कि और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इट्स कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कंप्रेहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट। यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, एक न्याय संगत अधिकार है। यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल का राइट एवोल्यूशन किसी के द्वारा किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो हम उसके लिए क्या है, आर्टिकल 32 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि किस आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए। फिर उसमें अगर हम बात करें कि अगर फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, उसमें क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहित दुनिया के किसी भी अन्य देश में संविधान में पाए जाने गए अधिकारों की तुलना में क्या है, सबसे ज्यादा अधिक है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है वो हर एक कंट्री, जिस कंट्री में फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है तो उसके कंपेयर में हमें सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में किस बारे में बात रखी गई है, तो लिस्ट एंड यूनियन टेरिटरी की, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप, पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में डीपीएसपी और 4A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, तो उसे किस में रखा गया है, तो पार्ट 4A में रखा गया है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन से ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट आर डाइवर्ड इंस्पिरेशंस फ्रॉम विच कंट्री। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो किस कंट्री से हमने अडॉप्ट किया है, यानी कि किस कंट्री से इंस्पायर होकर के हमने अपनी कंट्री के अंदर फंडामेंटल राइट रखा है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है यूके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट रखा है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो बिल ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स, तो इससे इंस्पायर होकर के क्या है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट रखा है। ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम किस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए है पार्ट सेकंड, ऑप्शन बी है पार्ट थर्ड, ऑप्शन सी है पार्ट फोर्थ, ऑप्शन डी है पार्ट फोर्थ ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। यानी कि हम पार्ट थर्ड को ही, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको हम किस नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से इसे डिस्क्राइब, यानी कि इसको वर्णित किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फंडामेंटल से रिलेटेड सही नहीं है। ऑप्शन एक, यानी कि स्टेटमेंट ए कहता है कि मौलिक अधिकार क्या है, प्रकृति में न्याय संगत है। यानी कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, एक जस्टिसेबल है नेचर से। दूसरा कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहा गया कि फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर एलोबरेटेड देन यूएसए फंडामेंटल राइट। यानी कि अगर हम अपने फंडामेंटल राइट की बात करें तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है की तुलना में सबसे ज्यादा अधिक और विस्तृत है, यानी कि ज्यादा दिया गया है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में कहा गया है कि मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो व्यक्ति के अंतर्गत विकास जैसे कि भौतिक, बुद्धि, नैतिक और आत्म अध्यात्म के लिए क्या है, मौलिक अधिकार आवश्यक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि अगर हम सी इसलिए गलत है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है, और मौलिक अधिकार की जो राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देता है। और जो हमारा डीपीएसपी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए है, ना कि वो हमारे फंडामेंटल राइट के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसमें किस बारे में बात कर रहा है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या करता है, सामाजिक और लोकतांत्रिक के विचार को बढ़ावा देता है। तो जबकि यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं, यहाँ पे आएगा डीपीएसपी। डीपीएसपी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हम चैप्टर 8 में इसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन के बारे में। सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो दो स्टेटमेंट है उससे आर्टिकल 20 से रिलेटेड उस पर हमें क्या करना है, विचार करना है, यानी कि उस पर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि गिव ए सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशंस ऑफ इंडिफिनिट, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, यानी कि
पहला जो स्टेटमेंट कहता है रिगार्डिंग आर्टिकल 20 वो कहता है पहचान के लिए उसके हस्ताक्षर या अंगूठों का निशान, और बी स्टेटमेंट कहता है गिव ऑरल टेस्टिमोनी ऑफ एदर इन मोर आउट द कोर्ट, यानी कि अदालत के अंदर या बाहर मौखिक गवाही दे। तो ये दो स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए है पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन डी है हमारे दोनों स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कैसे? तो अगर हम बात करें आर्टिकल जो 20 है वो क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति के लिए तब तक कोई निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि वो उसने ऐसा कोई कार्य करते समय या जो अपराध के रूप में उसने जो आरोपित किया गया है किसी भी प्रवृत्ति अविधि की अतिक्रम नहीं किया गया हो, या उससे में अधिक शक्ति या भागी नहीं होगा। तो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवर्तिक निधि के अधीन क्या है, जो अधिरोपित की सजा यानी कि अधिरोपित की जा सकती है, ये आर्टिकल 20 के अंदर बात रखी गई है। यानी कि अगर हम आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 क्या करता है, प्रोटेक्शंस के रूप में काम करता है। ये भी हमने हर एक आर्टिकल ब्रीफली डिस्कस किया है, जो कि हमारा 19 लेक्चर में फंडामेंटल राइट कंप्लीट हुआ, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित किया जा सकता है। इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसे हम इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए है राइट टू स्पीच, ऑप्शन बी है राइट टू रिलीजन, ऑप्शन सी है राइट टू इक्वालिटी, और ऑप्शन डी है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी नेशनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन में या किसी भी इमरजेंसी की ड्यूरेशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। जिसकी वजह से क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था कि जो आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट है वो क्या है, हार्ट है किसका, फंडामेंटल राइट का, जिसमें क्या है 35 आर्टिकल यानी कि 35 और फंडामेंटल राइट्स हमें आर्टिकल 21 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए क्या है कि इमरजेंसी की ड्यूरेशन पे जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्या किया, तो अपने एम लक्ष्मीकांत की जो फंडामेंटल राइट है उससे रिलेटेड 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया एज अ रिविजन एंड एज अ टेस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। हर साल 26 नवंबर को क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसे हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है उसे हम नेशनल लॉ डे के नाम से भी जानते हैं। 26 यानी कि 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या किया था, फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था भारत के अंदर, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो उनके द्वारा 19 नवंबर 2015 को ये नोटिफाइड किया गया था, डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि हर साल 26 जनवरी को हम क्या करें, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करें। अगर हम इसका फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में अगर हम बात करें तो 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहला प्रपोजल रखा गया था, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए एक आइडिया इन्हीं के द्वारा सबसे पहले प्रपोज रखा गया था। फिर 1946 में यानी कि 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर में क्या है, तो संविधान सभा का गठन के लिए क्या हुआ था, तो चुनाव हुआ था। वहीं पे यानी कि अगर हम बात करें भारत के संविधान या संविधान सभा द्वारा बनाए गए भारत का जो संविधान है, संविधान सभा ने भारत के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए क्या है, टोटल 13 समितियां बनाई थी। जैसे कि यहाँ पे हम मेजर 8 कमेटीज है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर हम यूनियन पावर कमेटी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो वो भी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो कि वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूड एरियाज की बात करें तो इसको इनके भी चेयरपर्सन किसे बनाए गए थे, कमेटी के मेंबर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए थे। रूलर्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। स्टेट कमेटी या कमेटी ऑफ नेगोशिएटिंग विद स्टेट की बात करें तो ये कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर स्टेयरिंग कमेटी की बात करें तो वो किनके पास थी, तो राजेंद्र प्रसाद के पास थी। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अब बात करते हैं। जैसे कि पहला फैक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल और यूनिटरी दोनों सिस्टम देखने को मिलता है। फेडरल का मतलब होता है संघात्मक, यानी कि जिसमें शक्ति जो पावर है पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और यूनिट यानी कि यूनिटरी फेडरल फीचर्स में क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसे माना जाता है, तो सेंट्रल को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है जो कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल कितना 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था, यानी कि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया था। लेकिन हमने इसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कब किया, तो 26 जनवरी 1950 को हमने इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद करें अगर हम ओरिजिनली कॉपीज की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल जो टाइपिंग है वो ओरिजिनल कॉपीज जो देखने को मिलता है वो टाइपेड नहीं है, यानी कि उसे प्रिंट के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि उसे अपने हाथों से लिखा गया है और उसे हीलियम की जो बॉक्स है उसमें एक लाइब्रेरी, पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर सुरक्षित करके रख दिया गया है। अब बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारा जैसे कि प्रेम बिहारी नारायण और रायजादा ने भारत की जो संरचना यानी कि भारत की संरचना की जो अनूठी प्रतिक्रिया लिखी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। अगर हम ओरिजिनली बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। तब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या है, गवर्नमेंट एक्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिसे हम कहते हैं बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फिर वहीं पे बात करें, अगर हम अपनी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं, बोरोड का यूज करते हैं। जबकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है, जो भी बहुत से जो प्रावधान है, बहुत से जो कंट्री है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा था उसमें से पढ़ पढ़ के हमने अपने अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। अब बात करते हैं 26 नवंबर को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था तो उस दिन हमने कौन कौन से आर्टिकल इंप्लीमेंट किया था, सॉरी यहाँ पे 49। तो जैसे कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 16, आर्टिकल 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, ये वो आर्टिकल है जो कि हमने 26 नवंबर 1950 को ही क्या किया था, अपने देश पे इम्प्लीमेंट कर दिया था। बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बच गए थे या जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच गया था उसको हमने क्या किया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया था, तो इम्प्लीमेंट कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस किस देश से लिया है। अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया था, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर, सिंगल सिटीजनशिप, इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पीकर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, टेन्यूर ऑफ सिविल सर्वेंट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, तो ये किया था हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या डिस्कस किया, जो जुडिशियल सिस्टम है, जैसे कि अगर हम बात करें कोई फैसला अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिया गया हो तो अगर हम उस फैसले से खुश ना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के इस फैसले से खुश ना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो जुडिशरी सिस्टम था वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। फंडामेंटल राइट भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, तो ये हमने किया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करते हैं कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि कनाडा से हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स अडॉप्ट किया था। जैसे कि फेडरल सिस्टम की बात करें जिसमें कि स्ट्रॉन्ग को क्या माना जाता है, यानी कि जिसमें सेंट्रल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग के साथ सेंट्रल अथॉरिटी रहता है। फिर बात करते हैं किसके बारे में, प्रेसिडियल पावर सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस के बारे में, जिसकी वजह से हमें क्या है, सेंट्रल पे हमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देखने को मिलता है और स्टेट पे क्या है हमें, तो सीएम और गवर्नर देखने को मिलता है।
फिर हम अगर बात करें डीपीएसपी के बारे में, ये हमने कहाँ से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, तो ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया, जैसे कि बात करें कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन कंट्री, ये हमने कहाँ से लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास पावर रहता है किसी टॉपिक पे क्या करने के लिए, तो लॉ बनाने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसके अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। फिर अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि 3 कंडीशंस में लगाए जा सकते हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी में आ जाता है। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये हमने कहाँ से लिया है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। 5 ईयर प्लान जो कि हम, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिया है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया है, जैसे कि ऑफेंस ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी, ये हमने कहां से लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस हमने कहां से लिया है, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये वो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन थे जहां से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फीचर्स को अडॉप्ट किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और एक मतलब फ्लेक्सिबल और यानी कि हार्ड यानी कि कठोर और लचीला दोनों तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि जिसे दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हो तो वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, उसे पता चल जाएगा कि दुनिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंक्लूजन है, समरी है, वो क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी हमने डिस्कस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन डे से रिलेटेड, वो आपको प्रॉपरली एक ओवरव्यू मिल गया होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किया उससे आपको एक पूरा रिकॉल हो गया होगा जो फंडामेंटल राइट हमने डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।